एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ डीएचएस पंजाब के लिए, बीएफयूएचएस के आने वाली एंड जीएमसीएच की आने वाली पोस्टों की प्रिपरेशन। अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 150 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 151 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं अपना 6th बैच बच्चे शुरू करने वाली हूँ। कैसे करते करते 5 बैचेस हो गए। अब 6th बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जिनको ये था कि मैम हमें न्यू बैचेस से स्टार्ट करना है, तो 7th फेब को न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस के लिए। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस अभी न्यू इनरोलमेंट्स ओपन है तो हो रखी है ओनली एंड ओनली 2199। 4 मंथ्स का बैच की फीस ओनली एंड ओनली 2499। और 6 मंथ जिसको पूरे लगाने हैं मेरे साथ, ठीक है, जिसको ये है कि मैं तो इस बार 6 मंथ्स में अच्छे से स्टडी करूंगा, तो 3199। सारे के सारे बैचेस बिल्कुल न्यू 7th फेब से स्टार्ट होंगे, जिसमें हम नई क्लासेस से शुरू करेंगे। फुल थ्योरी बैच रहेगा विद एवरीथिंग मैं आपको करवाने वाली हूँ। थ्योरी रहेगी, एमसीक्यूज रहेंगे। तीनों में से आप अपने हिसाब से कोई भी बैच शुरू कर सकते हो। हम 0 से इस बैच को स्टार्ट करेंगे टिल हम अपना पूरा सिलेबस विद एमसीक्यूज विद टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। 7th फेब से पहली क्लास होगी। और अगर आप 7th फेब से पहले इनरोलमेंट्स करते हो तो इनकी फीस जो है ये रहने वाली है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज 7th फेब के बाद जो है जो इनकी फीस है 2399 3 मंथ्स की हो जाएगी। 4 मंथ्स की फीस हो जाएगी 2699 और 6 मंथ्स की फीस हो जाएगी 3399। तो आप लोगों को अगर पहले ही इनरोलमेंट्स करनी है तो 7th फेब से पहले ही आप इनमें से अपने हिसाब से बैच कोई ज्वाइन कर सकते हो। और आई एम वेरी हैप्पी कि इन 5 बैचेस में मेरे जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्की करें, और जो नहीं हुए हैं वो अब और ज़्यादा मेहनत करें अपने मिस्टेक्स पे, अपनी चीज़ों पे, और आगे जॉब लें। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज जस्ट हैड टोटल लेरेंजेक्टमी। व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसकी लेरेंजेक्टमी हुई है, मतलब कि आपने वॉइस बॉक्स को, जिसको हम बोलते हैं रेरिंग्स को, रिमूव किया है बच्चे। ठीक है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे? मॉनिटर द पेशेंट एबिलिटी टू स्वेलो, एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड, encourage deep breathing and coughing, assess for sign of wound infection। इट्स देखो, जब हम टोटल लेरेंजेक्टमी करते हैं, वॉइस बॉक्स को रिमूव करते हैं बच्चे, तो पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो ऑल्टर हो जाती है ना। पेशेंट बोलेगा कैसे जब आपने वॉइस बॉक्स को ही रिमूव कर दिया ना, बात कैसे करेगा? तो यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी रहता है कि उसको हम कोई ना कोई इफेक्टिव इस्टेब्लिश करें कम्युनिकेशन मेथड। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, उसे अपना बात कोई शेयर करना है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑल्टर है ड्यू टू वॉइस बॉक्स का रिमूवल। तो यहाँ पे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड से इस्टेब्लिश करेंगे ताकि पेशेंट हमसे अपनी बात कर पाए। सबसे पहले यही करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन इज प्रिस्क्राइब्ड बीटा ब्लॉकर्स विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पेशेंट हाइपरटेंशन वाला है, उसे बीटा ब्लॉकर्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। कौन सी असेसमेंट इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हार्ट रेट 48 है, ब्लड प्रेशर 130/80 है, माइल्ड फिटीग एंड ड्राउजीनेस है, कंप्लेंट्स ऑफ ड्राई माउथ है। तो बीटा ब्लॉकर्स में अगर बच्चों बात करूं, तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये क्या कॉज करते हैं? ब्रेडिकार्डिया। क्या कॉज करते हैं? ब्रेडिकार्डिया। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम है? बीटा रिसेप्टर्स को क्या करना? ब्लॉक करना। ठीक है, तो जब ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाती है। पर अगर पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे 48 हो रही है, देन इट शोज कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है, और इसके लिए हमें इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 48 बीट्स पर मिनट बहुत ज़्यादा कम है। ब्रेडिकार्डिया, सीवियर ब्रेडिकार्डिया।
नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो अगर आप एक आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट को असेस कर रहे हो, किसको, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले को असेस कर रहे हो, तो इनमें से क्या फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है? हेडेक एंड नॉजिया, वाइडेंड पल्स, प्रेशर एंड ब्रेडिकार्डिया, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ब्लड विजन। सो इट्स अ वाइडेंड पल्स एंड ब्रेडिकार्डिया। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जब इंक्रीज आईसीपी के बारे में पढ़ा होगा ना बच्चे, तो इसकी आपने कुशिंग ट्राइएड्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जब ये टॉपिक किया होगा, जिसमें 3 ट्राइएड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हार्ट रेट कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, ब्रेविडिपिनिया, प्लस बीपी इंक्रीज होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो वाइडेंड पल्स प्रेशर एंड ब्रेडिकार्डिया इज अ मेजर मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग्स। नेक्स्ट देखो, द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, ठीक है, इज रिसीविंग वारफरिन, विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला पेशेंट है, उसे वारफरिन चल रही है, कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की इंडिकेट करेगी कि अभी उसे और समझाना पड़ेगा? आई विल अवॉइड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, आई विल यूज एन इलेक्ट्रिक रेजर टू शेप, आई विल टेक एस्पिरिन फॉर हेडेक, आई विल रिपोर्ट एनी अनयूजुअल ब्रूशिंग एंड ब्लीडिंग। सो अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं हेडेक के लिए एस्पिरिन लूंगा, नहीं भाई, वारफरिन भी चल रही है, उसमें ऐड हो जाएगी एस्पिरिन, तो दोनों क्या है, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेंट, और दोनों ही क्या करवा देंगे, ब्लीडिंग करवा देंगे। तो ये चीज़ अगर पेशेंट बोलता है तो उसको रोकना है, भाई रुक जाओ, आपको अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि वारफरिन भी चल रही है, एस्पिरिन भी ले रहे हो, तो फिर काम खराब। Next, the nurse is caring for a patient with a newly diagnosed hypothyroidism, which symptom is expected. So, newly diagnosed patient है hypothyroidism से, T3 एंड T4 जो है उसके कम है, आप उसकी केयर कर रहे हो, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? टैकीकार्डिया, हीट टॉलरेंस, वेट गेन, फटीग, हाइपरटेंशन, रेस्टलेसनेस, एक्सेल्मोथैलेमस एंड पैल्पिटेशन। सो हाइपोथायरोडिज्म, T3 एंड T4 कम है, तो वेट गेन एंड फटीग। क्यों? क्योंकि T3 एंड T4 जो है मेटाबॉलिक हार्मोन्स है, ये डाइजेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, पर इधर तो पेशेंट के ये कम है, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगी, है ना, खाना बहुत देर तक बॉडी में रिटेन करेगा, जो खाना बॉडी को फिर गेनिंग में जाएगा, हीट प्रोडक्शन नहीं होगी, पेशेंट थका रहेगा, ऑब्जॉर्प्शन बहुत डीले होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, द पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपीज डेवलप न्यूट्रोपीनिया, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन? कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया डेवलप हो गया है, ठीक है, तो आप क्या इंटरवेंशन करोगे? तो न्यूट्रोपिनिया जिसको होता है उसको इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम डीले हो जाता है ड्यू टू द सेल ब्रेकिंग, ठीक है। इनकरेज अ डाइट इन अ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लेस द पेशेंट इन अ प्राइवेट रूम विद द न्यूट्रोपिनिया प्रिकॉशन, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग, लिमिट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट एडिमा। सो याद रखो, आपको जब न्यूट्रोपिनिया वाला पेशेंट मिलता है तो हम उसे कभी भी फ्रेश फ्रूट्स नहीं देते, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हम पेशेंट को हमेशा एक प्राइवेट रूम में रखते हैं और न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस देते हैं। कैसे? इन्फेक्शन से बचा के रखेंगे, हैंड वॉशिंग रेगुलर करवाएंगे, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पेशेंट को नहीं देंगे। नेक्स्ट है द साइन, a nurse is assessing a patient with a fractured femur, which finding suggests development of fat embolism। तो फ्रैक्चर पेशेंट की आपको असेस कर रहे हो, फैट एम्बोलिज्म के लिए असेस करना है, क्या फाइंडिंग सजेस्ट करेगी पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म है? यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग एंड पेन, सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन एंड पिट्याके, फीवर एंड प्रूलेंट वूंड डिस्चार्ज, एब्सेंस पीडल पल्स। तो ऑब्वियसली अगर पेशेंट को चेस्ट पेन और पिट्याके हो रहा है, मेन साइन होता है चेस्ट पेन फैट एम्बोलिज्म का। फैट एम्बोलिज्म फ्रैक्चर की मेन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट। देखो, अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे ना, एमसीक्यूज चुटकियों में करोगे आप, टॉपिक्स अपने अच्छे से क्लियर करके रखो, कंसेप्ट अपना क्लियर करके रखो, कोई भी पेपर मुश्किल नहीं होता, बस आपकी कैपेबिलिटी को जज करने के लिए ही पेपर आता है, आप कितना कर सकते हो। Next, the nurse is caring for a patient who has just had a total hip replacement, with statement by the patient indicate need for further education। तो पेशेंट है, आप उसकी केयर कर रहे हो, हिप रिप्लेसमेंट हुई है पेशेंट की, कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की इंडिकेट करेगी कि उसे और एजुकेशन की नीड है? आई विल अवॉइड क्रॉसिंग माई लेग्स व्हेन सिटिंग, आई शुड यूज अ पिल्लो बिटवीन माई लेग्स व्हेन स्लीपिंग, आई शुड बेंड माई हिप पास 90 डिग्री व्हेन सिटिंग, आई विल यूज अ रेज टॉयलेट सीट टू अवॉइड लो सिटिंग।
हिप रिप्लेसमेंट जब किसी की होती है तो देखो उसको हम क्रॉस लेग्स करने के लिए मना करते हैं। सो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही उसने, इसके लिए तो उसको एजुकेट नहीं करना। हम पेशेंट को अबडक्टेड पोजीशन में रखते हैं, मतलब उसकी लेग्स जो हैं अलग अलग होती हैं, एडक्शन में नहीं होती, तो ये भी ठीक है। ठीक है, और हाई सीटेड टॉयलेट्स पे बैठना होता है। सो अगर पेशेंट कहता है कि मैं अपने हिप्स को 90 डिग्री पे बेंड करूंगा, देन रुक जाओ भैया, ये आप गलत बोल रहे हो, मुझे और समझाने दो आपको कि हिप रिप्लेसमेंट में क्या प्रिकॉशंस चाहिए। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद सिरोसिस इज एक्सपीरियंसिंग कंफ्यूजन, एस्ट्रेक्सिस एंड स्लर्ड स्पीच, द नर्स शुड एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेटिंग। पेशेंट है सिरोसिस वाला, ठीक है, पेशेंट के मेन सिम्टम्स हमें क्या दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन दिख रहा है पेशेंट में, और क्या दिख रहा है, फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, स्लर्ड स्पीच। ये चीज़ क्या बता रही है भाई, अमोनिया बढ़ गया, बॉडी में अमोनिया बढ़ गया। क्या करें, फ्लूसामाइड दे, लैक्टोलूज दे, पोटाशियम की ऑन्डास्टिरोन तो दे दो भाई, लैक्टोलूज। लैक्टोलूज क्या करेगा, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि अमोनिया चले गया है ब्रेन में, और ब्रेन में जाके वो ब्रेन के सेल्स को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को कन्फ्यूजन, एस्ट्रैक्जिस एंड स्लर्ड स्पीच हो रही है। अब अमोनिया को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो ब्रेन के सेल्स को छोड़ेगा, तो लैक्टोलूज दे दो। लैक्टोलूज थ्रू द स्टूल्स उसे बाहर निकालने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सस्पेक्टेड एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन। तो पेशेंट को आप केयर कर रहे हो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में, सस्पेक्टेड है उसे कॉरोनरी सिंड्रोम है, एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है, प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे 12 लीड ईसीजी, गिव एस्पिरिन, एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन, ड्रॉ ब्लड फॉर कार्डियक एंजाइम टेस्टिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, किसको लिखना है, कमेंट में लिख के बताना है क्या करोगे इस पेशेंट के लिए। जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था, कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट को असेस कर रहे हो, मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं इसके। देखो, जब हम कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट को देखते हैं ना, तो इस पेशेंट का जो फेस है वो चांद सा मुखड़ा और बफलो हम्प, एक्सट्रीमिटीज जो होंगी वो कैसी होंगी, बिल्कुल पतली, कैसी होंगी, बिल्कुल थिन। पर जो इसका ट्रंकल एरिया होगा, मतलब उसका अब्डोमिनल एरिया होगा प्लस उसका फेस होगा, वो कैसा होगा, गोल। ठीक है, ये याद रखना है, कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है, कॉर्टिजोल इंक्रीज होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। एंड बच्चों, बहुत ही खुशी के साथ मुझे अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा 6th बैच जो है शुरू हो रहा है 7 फेब पे, और ऑफर्स लगे हैं जिनको ये था कि मैम मुझे स्टार्टिंग से आपसे पढ़ना है DHS पंजाब, GMCH एंड BFUHS के लिए। 3 बैचेस शुरू करने हैं मैंने 7 फेब से, डेट को याद कर लो, इट्स अ 7 फेब। 3 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 2199, 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 2499, 6 मंथ्स का बैच है 73199। ठीक है, अगर आप ये 7 फेब से पहले इनरोल करते हो तो यही आपको फीस पड़ेगी, अदरवाइज उसके बाद जो फीसेज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, बिकॉज ये प्री इनरोलमेंट ऑफर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको 3 मंथ्स देने हैं, 4 मंथ्स देने हैं और 6 मंथ्स में पूरा अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से 0 से स्टार्ट होने वाले बैचेस हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको आता भी है उनके लिए भी परफेक्ट है। ठीक है, 6th बैच है DHS के लिए, GMCH के लिए एंड BFUHS के लिए। नंबर आपके पास है, आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर लो। ठीक है, प्री इनरोलमेंट्स करवा लो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए एक डिसिप्लिन वे में 7th से स्टडीज स्टार्ट हो रही हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।